वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लेसन देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने एसी थ्रू रजिस्टर और एसी थ्रू इंडक्टर देखा था, और आज हमें देखना है एसी थ्रू कैपेसिटर। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एसी सोर्स रजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ेंगे तो उसके करंट और वोल्टेज में क्या फेज रिलेशन होगा। यही चीज हमने इंडक्टर के केस में देखा, और आज हमें यही चीज कैपेसिटर के केस में देखना है। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। अब देखिए, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, उसके अक्रॉस एक एसी सोर्स जोड़ दिया गया है जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू E = E0 sin ओमेगा t है, और हमें इंस्टेंटेनियस करंट पता करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा करंट और ईएमएफ का जो फेज रिलेशन है। तो देखिए, हमने लिखा है, लेट अस कंसीडर एन एसी सोर्स whose instantaneous value is E = E0 sin ओमेगा t is connected across a capacitor of capacitance C। तो कैपेसिटेंस में चार्ज कितना होगा, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ रखा है Q = CV। तो यहाँ Q = CE, क्योंकि यहाँ ईएमएफ यानी वोल्टेज E है, और E के जगह पर E की वैल्यू बैठ गई E0 sin ओमेगा t। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर ये जो dQ/dt हुआ वो I हो गया, करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो करंट हो गया। तो और आगे इधर डिफरेंशिएशन C E0 sin ओमेगा t का सिंपली आप समझ रहे हैं। ये आगे देखिए, तो इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आया है, और यहाँ पर जो ये फैक्टर है आपका, यहाँ एक चीज है, ये यहाँ आ जाएगा 1/ωc, 1/ωc। और यहाँ देखिए 1/ωc जो फैक्टर है, चूंकि हमें मालूम है I = यानी करंट = वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज तो यहाँ है पीक वोल्टेज, और रेजिस्टेंस के जगह पे 1/ωc है, यानी ये जो भी फैक्टर है इसका यूनिट रेजिस्टेंस वाला ही होना चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और डिनोट करते हैं XC से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो E0 by 1/ωc इज इक्वल टू E0 by XC, 1/ωc के जगह पर XC बैठ गया, और इस प्रकार ये पीक वोल्टेज बाई रिएक्टेंस करंट हो गया। जैसे वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करंट होता है, तो ये पीक करंट हो गया। तो यहाँ देखिए I इज इक्वल टू, इसके जगह पर I0 बैठ गया, और उसके बाद cos ओमेगा t, और चूंकि आप जानते हैं कि cos थीटा = sin 90 + थीटा, तो यहाँ cos ओमेगा t के जगह पर sin 90 + ओमेगा t हमने कर दिया है। यहाँ से हमें पता चल गया कि वोल्टेज का फेज है sin ओमेगा t, तो करंट का फेज है ओमेगा t + π/2। इसका मतलब जब कोई एसी सोर्स कैपेसिटर के अक्रॉस जोड़ा जाता है तो करंट जो है वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। अब इसका देखिए फेजर डायग्राम। मान लीजिए कि ये है हमारा एसी वोल्टेज EV, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E हमने दिया, जिसका फेज है ओमेगा t। तो करंट इससे 90 डिग्री आगे होना चाहिए। पूरा सर्किल मैंने नहीं बनाया है, ऐसा भी फिगर चलता है, और ये है करंट I का फेज, यानी इस समय वोल्टेज का फेज आप देख रहे हैं ओमेगा t है, तो करंट का फेज इससे 90 डिग्री आगे है। इसी चीज को आप चाहे तो सर्किल के रूप में भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। छोटा सर्किल करंट के फेज के लिए है, और बड़ा सर्किल वोल्टेज के फेज के लिए है। इस फिगर से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो ये मान लीजिए वोल्टेज का फेज है, वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज E0 और मैक्सिमम करंट I0। वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा t है, तो करंट का फेज इससे 90 डिग्री आगे होना चाहिए। ये करंट का फेज है, और इस समय इंस्टेंटेनियस करंट I और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E। ध्यान दीजिएगा जरा, बड़ा सर्किल का रेडियस E0 है, यानी पीक वोल्टेज E0, लेकिन इस समय का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, तो E का इस
ई का जो फेज है इसका इस वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट ई हुआ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसका वैल्यू देखिए अगर ये ई है तो ये हो गया ई नॉट, ये अगर रेडियस ई नॉट है तो ये इसका कंपोनेंट हो गया ई साइन ओमेगा टी, और करंट का जो फेज है उसका रेडियस आई नॉट है तो इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी और करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इंडक्टर वाला भी आपको पहले से क्लियर था, उसी प्रकार आप इसको भी समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, एसी थ्रू एलआर सर्किट। अब देखिए, मान लीजिए कि एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस एल है और एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एसी सोर्स जोड़ दिया गया है जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई है। तो इस वक्त इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप ईएल है और रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप ई आर है। इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली नहीं बोलते हैं, इंडक्टर में इतना सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो यहां आप देखिए, हम लोग इसका फेज डायग्राम पहले बनाते हैं। अगर मान लीजिए करंट का फेज हमने ये बनाया, तो जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो करंट के साथ रहता है, क्योंकि यही करंट आई इंडक्टर के लिए भी है और यही करंट आई रजिस्टर के लिए भी है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है कितना आई, और इसका वोल्टेज ई आर करंट के साथ रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ रहता है। अब इंडक्टर पे आते हैं, इंडक्टर के लिए भी करंट यही आई है, लेकिन हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है वोल्टेज से। तो चूंकि करंट हमने पहले ही बना दिया है और इंडक्टर के वोल्टेज से इसको 90 डिग्री पीछे रखना है, तो इंडक्टर का वोल्टेज ईएल को हमने आगे बना दिया है 90 डिग्री। यानी ध्यान दीजिए, इंडक्टर के वोल्टेज ईएल से उसका करंट आई उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी पीछे चल रहा है, और ये रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ई आर है अपने करंट आई के साथ है। इसको बढ़िया से समझ लेना है। तो अब टोटल वोल्टेज ई का रिलेशन कैसे आएगा, टोटल वोल्टेज इन दोनों का सम होगा, तो इन दोनों का वेक्टर जैसा सम निकालेंगे, ये टोटल वोल्टेज ई हो गया। तो इसी फेज डायग्राम के हिसाब से हम लोग टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वोल्टेज ई इक्वल टू ई एल स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर। ये आप क्लियर देख रहे हैं, टोटल वोल्टेज इस प्रकार हो गया। तो अब ई एल यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो इंडक्टर में करंट आई और इंडक्टर में रेजिस्टेंस जैसा जो फैक्टर होता है वो XL होता है, और रजिस्टर का जो वोल्टेज ER लिखिएगा तो उसमें भी करंट आई है और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है R। ये आप क्लियर समझ रहे हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ आई बाहर निकल जाएगा और ये हो गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, सॉरी रिएक्टेंस भी है, तो इन दोनों के मिक्सचर का एक नया नाम है इम्पेडेंस। तो यहाँ लिखेंगे हियर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू Z। इसको कहते हैं इम्पेडेंस। इम्पेडेंस ऑफ एलआर सर्किट हो गया। देयरफॉर E इक्वल टू आई इंटू जेड, ये रिलेशन हो गया। और नाउ यहां देखिए, चूंकि Z इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट है, तो इसके अनुसार एक इम्पेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। वो देखिए, अगर XL इधर बना दीजिए, जिस फेज पर हमने इंडक्टर का वोल्टेज बनाया था वहां XL, और जिस फेज पर रजिस्टर का वोल्टेज बनाया था वहां R, और इस प्रकार ये टोटल वोल्टेज Z देखिए इस रिलेशन पर भी बैठ गया।
और इस प्रकार आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जेड आ जाएगा, और इस ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो यहाँ जो ये एंगल है इसको बोलते हैं फाई, यानी फेज एंगल। यहाँ फाई है फेज एंगल, फाई इज इक्वल टू फेज एंगल। यही एंगल यहाँ भी है, यानी कि टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं फेज एंगल। यानी करंट, इस एलआर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में इतना फेज डिफरेंस है। तो ये मेरे ख्याल से आप इजीली समझ रहे होंगे कि जब एसी किसी एलआर सर्किट से गुजारेंगे तो करंट और वोल्टेज में फेज इतना होगा, फाई डिफरेंस होगा। ये यानी जो वोल्टेज है फाई एंगल करंट से आगे है। ये आगे क्यों है? तो वो इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर ये सिर्फ इंडक्टर ही रहता तो वोल्टेज पूरा 90 डिग्री आगे रहता, और सिर्फ कैपेसिटर ही रहता तो वोल्टेज पूरी तरह से करंट के साथ रहता। लेकिन दोनों के इफेक्ट होने से ना तो ये पूरी तरह से 90 डिग्री आगे हुआ, ना तो पूरी तरह से साथ है, ये बीच में आ गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एसी थ्रू सीआर सर्किट। धन्यवाद।